अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत आते ही मिफ्ता इस्माइल साहब को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए चूज़ किया गया था, जिसके बाद ख़ासा एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बड़ी होगी और बहुत मुश्किल हालात में मिफ्ता इस्माइल ने कमान संभाली है इकॉनमी की। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये ख़बर सामने आई कि लंदन में 2 इजलास जो नून लीग की क़यादत के पीडीएम के हुए, उसके बाद इसहाक डार साहब उनको रिप्लेस करने अब आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के हमरा वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां वज़ीर ख़जाना उनको नामज़द कर दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल का जो इस्तीफ़ा था वो मंजूर कर लिया गया है नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से भी, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मिफ्ता इस्माइल साहब का जो ट्रीटमेंट है पार्टी का वो ठीक नहीं है। और सोशल मीडिया पर भी तबसरे जारी हैं कि ऐसा आइडियली होना नहीं चाहिए था कि एक शख्स ने वॉलंटियर किया इतना मुश्किल सूरत हाल के अंदर और उसको इस तरह से जो है वो दीवार से लगा दिया गया। ये भी कहा जा रहा है। साथ साथ अब किस तरह से इसहाक डार साहब मैनेज करेंगे इकॉनमी को, इस पर भी डिबेट जारी है, तो इस पर बात होगी। इसके अलावा जो ऑनगोइंग इशू चल रहा है वो ऑडियो लीक्स का इशू है, जिसने यकीनन एक बहुत हलचल मचाई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, कि सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर, वज़ीर आज़म हाउस की अगर हम बात करें, तो वहाँ होने वाली कन्वर्सेशन को बग किया जा रहा है। और हैरान कुन इंकशाफात सामने आए जब शहबाज शरीफ साहब की एक ऑडियो सर्कुलेट करना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, जिसमें वो गुफ्तगू ये फरमा रहे थे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने गालिबन अपने दामाद के लिए सिफारिश की है कि हिंदुस्तान से पावर प्लांट दरामद करना है और इसके लिए ख़ासी तनकीद हमारी हुकूमत पर हो सकती है, तो उससे बचने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। और सिर्फ ये नहीं, डाटा जो है वो तकरीबन 100 घंटों तक का है और 3.5 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त के लिए डार्क वेब पर मौजूद है। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और ख़दशात भी हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये काफ़ी तवील हैं और इसमें कुछ नेशनल सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, जिससे सवाल ये उठा कि अगर वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू है या उनकी जो मुलाकातें हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इजलास की वो सदारत भी करते हैं, अगर वो महफूज नहीं है, तो एक आम शहरी की कन्वर्सेशन कितनी महफूज या गैर महफूज होगी, इस पर सवाल उठना शुरू हो गया। तो यकीनन इसके ऊपर फिर गवर्नमेंट भी हरकत में आती है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया, JIT बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा एक अफसोसनाक वाक़या जो सामने आया वो लंदन में सामने आया, जहाँ पर PDM की रहनुमा है, नून लीग की रहनुमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उनको हरास किया गया और एक लोकल रेस्टोरेंट में वो एक निजी काम से गई थी और वहाँ पर कुछ लोग PTI के पहुँचे और हुल्लड़बाजी के मनाज़र स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नारेबाजी की गई और हरासमेंट कहना इसको गलत नहीं होगा, जिसको यकीनन कंडेम करना चाहिए। तो इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात होगी। आगाज़ करते हैं इकॉनमी से। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, मशियात हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त का। बताइएगा, सबसे पहले तो इसहाक डार साहब की जानिब आने से पहले ये बताइए कि मिफ्ता इस्माइल साहब का जो टेन्योर है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और इतने चैलेंज फेस किए उन्होंने और इस तरह से उनको हटाया गया, तो आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, 11 अप्रैल वाला दिन है जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा का। उस दिन के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं माशी एतबार से, वो कुछ ऐसे हैं कि कोई 50 बिलियन डॉलर का तिजारती खसारा जो पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। कोई 6,000 अरब का बजट का खसारा जो पाकिस्तान की माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा था। और आलमी मंडियां जहां पे पाकिस्तान के बॉन्ड ट्रेड होते हैं, वो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रही थी कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बनने चला है। वहाँ पे जो रिटर्न्स हैं पाकिस्तान बॉन्ड के ऊपर वो कोई 50-51% पे पहुंच गए थे, और उसका आम आदमी की ज़ुबान में मतलब ये बनता है कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं, जो बैरूनी मार्केट्स हैं, वो सोच रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में जाने वाला है। तो उसको डिफ़ॉल्ट से बचाना, IMF के प्रोग्राम का दोबारा से हिस्सा बनना, इन दोनों का क्रेडिट जो है वो मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जाता है। जो देरी कर दी हमने IMF के प्रोग्राम के में जाने से, और जो IMF के प्रोग्राम के वादे किए गए थे पिछले 2 सालों में, ख़ास तौर पे PTI की हुकूमत के दौरान वादा कर लिया गया था, फिर IMF से अपनी जो किस्त है वो वसूल कर ली जाती थी और फिर वादों की खिलाफवर्जी हो जाती। फिर दोबारा से आपको याद होगा कि फरवरी की 28 तारीख को तो साबिका वजीर आजम इमरान खान साहब खुद आ गए टीवी पे और उन्होंने जो तेल की सब्सिडी ऐलान कर दिया। उससे पहले IMF से वादा हो चुका था कि इजाफी टैक्स लगाया जाएगा पेट्रोल बिल्कुल। के ऊपर। तो वादे
किए गए, उसके बाद वादों की खिलाफ वर्जी हुई, उसकी वजह से एक अदम एतमाद का रिश्ता पैदा हो गया था पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और IMF के दरमियान। उसको वापस पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम का हिस्सा बनाना और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना, मैं समझता हूँ कि दोनों क्रेडिट जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब को तो जाता है। फ़ारूक साहब, इतने क्रेडिट्स के बावजूद भी व्हाट वाज द रीज़न टू डीथ्रोन हिम एक्चुअली, कि उनको निकाला क्यों फिर आपके नज़दीक? जी, इसका सराही हो सकती है, मुझे एक्चुअल रीजन तो नहीं पता वो बात। मतलब एक आपके वजह ये हो नज़दीक सकती प्योरली है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं था मिफ्ता इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस में? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसका सियासी पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी है। अच्छा। जो माशी इक़दाम हैं, वो तो आप देखिए जिस किस्म के हमने मुआहदे कर रखे हैं IMF के साथ, हम्म। उसमें वज़ीर ख़ज़ाना के जो दस्तरस है, जो डिस्क्रेशनरी अथॉरिटी है, जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, वो बहुत ही कम रह गए हैं। तकरीबन जो कुछ IMF हमें बताता है उसी के मुताबिक जो है वो पॉलिसी बनाई जाती है। हम्म। मैं क़यास ये कर सकता हूँ कि क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इलेक्टेड नहीं थे, ना ही वो MNA थे, ना वो कोई सेनेटर थे, और इस वक्त जो है सेनेट के अंदर ना तो कोई सीट खाली है, और ना ही PMLN की कहीं आप समझिए कि मेजॉरिटी है जहां से वो पक्के तरीके से एक हम्म। नए सेनेटर को इलेक्ट कर सकें। वो भी एक वजह हो सकती है। जो सियासी वजूहात हैं, उसमें शायद PMLN के अंदर के जो आपस में टग ऑफ वॉर चलती है, बिल्कुल, वो भी हो शायद सकता उसके है। नतीजे में। ये जानना चाहेंगे कि इसहाक डार साहब की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसको डारोनॉमिक्स भी कुछ लोग कहते हैं, तो इन पे तनकीद ये हुई कि जो एक्सचेंज रेट की पॉलिसीज़ हैं इनकी, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया गुज़श्ता टेन्योर में पाकिस्तान को। आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, अगर माजी की कारकर्दगी की बात हो रही है कि इसहाक डार साहब की माजी की कारकर्दगी कैसी रही, तो दो चार माशी इशारिये सामने रखना जरूरी है। आपने फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के हवाले से बात की, मैं आपके सामने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रख देता हूँ, जो बैरूनी सरमायाकारी है। अगर आप वो देखें तो 2013 में कोई $1 बिलियन की हुआ करती थी। जिस साल इसहाक डार साहब आए हैं, फिर वो 2015-16 में तकरीबन 3 गुना बढ़ गई। कोई 2.6 बिलियन तक वो पहुंच गई थी इसहाक डार साहब के ज़माने में। अगर आप फीकस आमदनी की बात करते हैं, जो पर कैपिटा इनकम है, 2013 में वो लगभग $1200 की थी, और 4 साल इसहाक डार साहब के गुजरने के बाद वो कोई 1650 पे पहुंच गई थी। जिसका मतलब ये है कि 4 साल वजीर खजाना जो रहे, उनके दौरान कोई 35%, 30 से 35% जो है वो पाकिस्तान की फीकस आमदन जो है वो बढ़ गई थी। इसी तरह महंगाई अब जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, जिस साल इसहाक डार साहब वजीर खजाना बने थे 2013 में, तकरीबन 8% शरह थी महंगाई की, और 2015-16 में याद आता है कि वो कोई 2.5% पे चली गई। तो सही। ये 3-4 इशारे जो है ये पॉजिटिव हैं। जिसका जिक्र आपने किया वो मैं समझता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज का जो मैनिपुलेशन है, या उसको रुपए को नीचे रखना मसनूई तौर पे जो कामयाबी हुई थी इसहाक डार साहब को 2013 से 17 तक, वो वाली शायद अब सिचुएशन इनको अवेलेबल नहीं है। अच्छा फ़ारूक एक तो साहब, वजह यह है कि उस ठीक है, पॉइंट वक्त आ गया आपका। रिटर्न हमारे के साथ ताहिर पास। मलिक साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया आप। मलिक साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसहाक डार साहब अब गुज़श्ता असम्बली के ये छठे वज़ीर ख़जाना बनने जा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनको कहा जाता है फाइनेंशियल विज़र्ड हैं वो, और जादूगरी करते हैं वो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि हालात को बेहतर कर देंगे आकर वो? देखिए, मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर थोड़ी-सी जो मेरी समझ है, उस हवाले से मैं आपसे बता दूँ। जो लंदन से इत्तलात हैं, वो 2-3 ये बनी है कि वो एक किस्म के एक डेप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आ रहे हैं, और नवाज़ शरीफ अच्छा। साहब ते ते इस हुकूमत की, जो अपनी हुकूमत की उनकी बात कर रहा हूँ, मिफ्ता साहब की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो नाकाम है। तो नवाज़ शरीफ ने एज़ ए कैप्टन समझ लें कि वो आप अपना बेस्ट बॉलर लेके आएँ जी, वो आके विकेटें ले लेगा, उस तरह की चीज़ है कि उनका प्लान जो है तो एक मलिक साहब, मुसलसल लेकिन मुझे बेस्ट सब। बॉलर लाने के लिए पिछला बैट्समैन क्यों आउट कर दिया? मिफ्ता इस्माइल साहब का कसूर क्या लगा आपको? नहीं, एक तो उसकी 2-3 रीज़न है। एक तो वैसे ही इज़ नॉट अ सेनेटर, ना वो MNA है। वो एक टाइम पीरियड के बाद वो वैसे पार्टी खत्म होनी थी। दूसरा जो है कि जो इसहाक डार का जो अभी फ़र्क साहब भी बता रहे थे, वो एक्सपर्ट ही है, वो शीदा टेक्नोलॉजी उनके पास ही, जो मसनूई डॉलर वो
खरीद खरूद के उसको वो कंट्रोल करते थे। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और इसहाक डार अभी भी वो माजी में रह रहे हैं, वो भी समझ नहीं सके कि पाकिस्तान के 5 साल में जो कल्चर है, वो इंटरनेशनल दुनिया, पाकिस्तान सारा कुछ बदल गया है। मेरा अब जो आपने सवाल किया उसमें मेरा अपना एक सवाल है कि पाकिस्तान में जो मुझे समझ आ रही है तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर आपका तो हर मंथली अगर आप ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो 5 बिलियन डॉलर तो आपको हर महीने आपको देने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आईपीपीज की अजाब आपके ऊपर है, जो कि तकरीबन 2600 अरब का आपका डेट है जो आपने कर्जा देना है आईपीपीज का, और 1100 अरब का आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका लॉस है। तो मेरा हाल है ये दो इतने बड़े बम है, ये को 25-30 हज़ार भी आगे इनको नहीं संभाल सकते। मैं रैशनली मुझे नहीं कोई समझ आ रही कि आप कोई मैनिपुलेट करेंगे, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, डॉलर बढ़ाने अगर आपने, आप बिजली सस्ती नहीं करेंगे तो आप को पैदावार नहीं करेंगे, मगर रैशनली मुझे कोई होप नजर नहीं आ रही। बाकी इनके वो फार्मूले छोटे मोटे के, वो आईएमएफ से तरले मिन्नतें करें, सलाब के नाम पे तरले मिन्नता करें, गोरे से डॉलर लें, को थोड़ा सा वहां से कंट्रोल करें, को अंदर को बैंकों को खींचें कूचेंगे, वो फर्क साहब बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जिसको कहते हैं ना फंडामेंटल, आप चीजों को बुनियाद से सही करें, वो 75 साल से हमारा मसला ही नहीं है, ना इस रियासत का मसला है, ना पॉलिटिशियन का मसला है, ना नून का मसला है, ना किसी पार्टी का। तो ये आओ चलाओ है कि आप कोई छोटा मोटा काम करें, 3-4 महीने में ये थोड़ा सा डॉलर काम करेंगे, थोड़ी बिजली को खबर आपको सुनाएंगे। असल जो इनका आने का मकसद है वो डॉलर नहीं है, वो नवाज शरीफ के लिए एक ऐसी इकोनॉमिक फिजा बनानी है कि उसके इस्तकबाल में आसानी हो, वो लगे नवाज शरीफ वापस आ रहा है, और क्योंकि उसकी हुकूमत ने तब्दीली तो कर मलिक दी। साहब, इससे इन ज्यादा फैसलों के बाद जो एक गुफ्तगू ये की जा रही है कि नून लीग के अंदर 2 फैक्शन मौजूद हैं और 2 धड़े मौजूद हैं, इससे आप अग्री करते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये जर्नलिस्टों का कमाल होता है पाकिस्तान, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, एक कलमा पढ़ते हैं, यहाँ पे एक ही लीडर होता है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, वो इमरान खान है, जिसका नाम भुट्टो लगेगा तो पीपल्स पार्टी होगी, अगर नवाज शरीफ है तो वो नून है, वो बाकी किससे कहानी होती है। जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख एक ही बात बताती है कि एक ही पर्सन होता है, उसकी पार्टी है। अगर नवाज शरीफ जिंदा है तो ये नून उसी की पार्टी है। ठीक है फ़ारूक साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से पहले भी आपने कहा कि अगर मेजर डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो फिर तो सर स्कोप इतना कम रह गया डिसीजन मेकिंग का, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको कह लें या फिर इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ को देखा जाए, तो या फिर अगर एक्सचेंज रेट सेट करना है, बिजली की प्राइस सेट करनी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है, तो सारी डायरेक्शन जब IMF से आ रही है तो ये गवर्नमेंट क्यों ये चीज़ को सेल कर रही है कि हम ज़ाती तौर पे शख्सियात तब्दील करके जल्दी से तब्दीली ले आएंगे यहाँ पे? देखिए, 2 चीज़ें आलमी मार्केट्स के हवाले से जो मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब के फेवर में जा रही हैं। एक तो आलमी मंडियों में तेल की कीमत बड़ी तेजी से गिर रही है। कुछ महीने पहले वो $130 का बैरल जो था वो अब कोई $80-85 पे पहुंच गया है। उसके नतीजे में शायद इसहाक डार साहब जो है वो किसी किस्म की रिलीफ जो है वो अवाम को दे सकें। दूसरी जो तेजी से जिसकी कीमत गिरी है वो पाम ऑयल है, जो खाने बनाने का तेल है। वो कोई हम $3-3.5 बिलियन का सालाना इंपोर्ट करते हैं। और अगर मलेशियन पाम ऑयल को देखें तो जो 7,000 रिंगिट में बिक रहा था, अब वो कोई 2,500-3 हज़ार रिंगिट पे आ गया, यानी कि तकरीबन कीमत आधी हो गई। तो ये 2 तेल जो हैं, एक पेट्रोल डीजल के हवाले से, एक खाने बनाने का तेल, इसके नतीजे में शायद कुछ गुंजाइश पैदा हो जाए इसहाक डार साहब के पास कि अवाम को किसी किस्म की जो है वो रिलीफ दे पाएँ। तवक्कुआत मुज़म्मिल साहब मैं समझती हूँ बहुत हाई हैं। PMLN की अपनी बहुत सारी तवक्कुआत हैं कि डॉलर को कमज़ोर करने में कामयाब हो जाएंगे, महंगाई कम करने में कामयाब हो जाएंगे, कुछ इजाफी रिलीफ इलेक्शन की तैयारी में पार्टी का साथ दे पाएंगे। ये तवक्कुआत हैं। तवक्कुआत अगर पूरी ना हो तो फिर उसके नतीजे में मायूसी होती है। तवक्कुआत पूरी करने के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो रुकावटें हैं, वो बड़ी भारी भरकम है। सही, मतलब चैलेंज बहुत बड़े हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, आपने कीमती वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं और ऑडियो लीक के इशू पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से रिकॉर्डिंग सामने आती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, ताहिर मलिक साहब आपने भी ये रिकॉर्डिंग सुनी होगी और कहा यह जा रहा है कि 100 आवर्स की ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है उसका वज़ीर आज़म भी महफूज तरीके से गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो फिर मैं और आप कैसे करेंगे सर? नहीं, वैसे ही हमारी जो 75 साल तारीख है उसमें कुछ सिटीजन को तो इतनी वैसे हमने कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं कि सिक्योरिटी तो ये टॉक शोज में इस तरह की बातें होती हैं। मगर जो सवाल है, जो असल सवाल ये है कि
शहबाज इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले इमरान खान साहब भी कंप्लेंट कर चुके हैं, बल्कि वो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ बनी गाला से वो मजारी साहबा ने वो निकाली भी थी, उन्होंने कहा वहां से कुछ चीजें भी पकड़ी गई हैं। फिर आपको याद होगा एक बंदा भी इन्होंने पकड़ा था, फिर वो अपना गिल साहब ने उसको माफ भी कर दिया क्योंकि खान साहब का दिल बहुत बड़ा है। फिर इससे पहले बेनजीर भी ऑन रिकॉर्ड है, शी हैज सेड समथिंग लाइक दिस। नवाज शरीफ इज ऑन रिकॉर्ड है। तो जरदारी साहब भी सर दीवारों के कान होते हैं, ये कहा था उन्होंने। हाँ, तो आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसको हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी कहते हैं, उसका जो सारा फिनोमेना है, ये जो सारी लाइन ऑफ एक्शन है, वो ये है कि आप लोगों से टैक्स लेंगे और सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी, जो रियासत का सबसे पहला जो जिम्मेदारी बनेगी, वो आपको अमन व मान देना है, आपको घर में तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो आप उस प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मैंने 5-6 तो आपको बता ही दी हैं कि उनकी बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली मॉडर्न डेमोक्रेटिक डेफिनेशन के तहत इसलिए आए हैं कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे अमनो मान देंगे, मुझे ऐसी कंडीशन देंगे जिसमें मैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस करूंगा, मेरे बच्चे महफूज होंगे, पाकिस्तान एक महफूज जगह होगी। तो ये तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे रियासत में बन जाता है। हमारे यहाँ तकरीबन अभी फर्क साहब चले गए हैं, मैंने उनसे सीखा कि तकरीबन जो रियासती ढांचे का खर्चा है, जो ये सरकारी मुलाजिम हमने रखे हैं 25-30 के करीब सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, बाकी इदारे जो हैं पुलिस है, रेंजर है वगैरह वगैरह, अगर हम निकालें सारी, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो 7,000 अरब रुपए दे के अगर हम इतना बड़ा एक ढांचा रख के अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ही महफूज नहीं, जो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उसने मुझे क्या देना है? तो खुद ही बेचारे को कुछ सोचना पड़ेगा। मलिक साहब, लेकिन ये अफसोसनाक रवैया क्या ये नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी आज गुफ्तगू करते हुए यही कहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ऑडियो लीक्स के अंदर बात हो रही है कि तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल कर दो। तो अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जो सारी सिविलियन लीडरशिप है वो भी इकट्ठी नहीं होती इस बात पर कि कल को वज़ीर आज़म मैं भी बन सकता हूँ, कोई और भी बन सकता है। अगर सीक्रेसी मेनटेन नहीं है PM हाउस की, तो आज शहबाज शरीफ है, कल कोई और भी हो सकता है। वो डिमांड नहीं की जाती, कॉन्टेंट्स पे चले जाते हैं कि कॉल के अंदर बात क्या हो रही थी और उसके बारे में मुबालगा आराई शुरू हो जाती है। देखिए, ज़वाल जो होता है ना, सियासी ज़वाल की सिंपल एक डेफिनेशन होती है कि आप जिस चीज़ को देख रहे हैं उसमें देखते हैं मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे इसमें क्या मिलेगा। ये ज़वाल की थिंकिंग है। जो सियासत का बुनियादी मकसद होता है वो ये कि आप कलेक्टिवली सोचें, आप मेजॉरिटी के लिए सोचें, बजाय आप चीज़ों को तकसीम ना करें, आप इख्तिलाफ की तरफ ना जाएं। अगर इमरान खान की, मेरा ख्याल है ये अगर इमरान खान की लीक्स होती तो यही पोजीशन शहबाज शरीफ की होनी थी, ये मैं आपको पहले बता दूं, यही पोजीशन नवाज शरीफ की होनी थी। मगर खुली तौर पे ये इशू पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर उनमें अकल हो, अगर उनमें शऊर हो, अगर वो समझते हैं कि आज का जो इंसान है, जो आज की जमहूरियत कहाँ खड़ी है, तो ये क्वेश्चन बन रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। ये क्वेश्चन नहीं है कि शहबाज का क्वेश्चन है, ये था कि पाकिस्तान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जहां पे आपकी सारे A to Z डिसीजन होते हैं, अगर उसकी गुफ्तगू सिक्योर नहीं है तो फिर व्हाट नेक्स्ट, पहली बात। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया था वो मॉरली, मैं समझता हूँ इमरान ठीक कह रहा है। अगर ये बात वहां पे लीक हुई है तो मेरा ख्याल है इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन की मॉरल अथॉरिटी खत्म होगी। जो अगर हुकूमत कहती है कि हम इट इज ए मैच इज ए फिक्स, इसी तरह मैं समझता हूँ अगर मरियम ने ये बातें जो की हैं तो फिर मरियम को भी पता होना चाहिए उसके चाचे का जो हलफ उन्होंने लिया था वो पाकिस्तान की खिदमत थी, पाकिस्तान की अवाम की खिदमत थी। मलिक साहब, वो कहते हैं, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको ऐसे ही डिफेंड किया कि अगर पावर प्लांट मंगवा रहे हैं हिंदुस्तान से तो इस पर गलत क्या है, अगर ये गुफ्तगू सामने आ भी गई है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। नहीं, उसमें गलत ये चीज़ चली जाती है ना कि आप अपना जो इन्फ्लुएंस है, जो आपको ताकत मिली है, वो आपके खानदान के लिए नहीं है, वो आपको आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई मरियम का दामाद है तो उसका राइट नहीं, उसका भी राइट है। तो क्या मुझे बता दें कि अगर आप के घर में या आपके को हमसाये में, क्या ये एक आम पाकिस्तानी को भी ये फैसिलिटी हासिल है कि कोई फोन करे प्राइम मिनिस्टर को कि मेरा बेटा जो है ये हमारे घर में बिजली बहुत यहाँ पे हमारा IPPs वालों को मसला हल कर दें। अगर तो ये कॉमन सिटीजन को ये फैसिलिटी हासिल है तो मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मसला तो ये है कि जमहूरियत में तो ऑल आर इक्वल है। ये तो फिर बादशाहत में होता है कि आप खुसूसी बात करते हैं। मैं उस सिफारिश के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि हर शहरी के लिए इस तरह टेलीफोन किया जा सकता है तो वंडरफुल। तो मलिक साहब, अब इसकी तहकीकात कौन करेगा? क्योंकि अगर इल्ज़ाम ही ये लग रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये फेलियर है
और पता भी उन्होंने लगवाना है कि ये किया किसने है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर आपको लगता है कि आपकी जो एजेंसीज़ हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी, तो पहले जो लीक हुई उसका जिम्मेदार कौन है फिर? ये तो देखे ना, बड़ी हमारे यहाँ दो दो चार तो होता ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली हमें बताए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये कौन सी एजेंसी है, आईबी है, ये पंजाब पुलिस है, ये रेंजर है, किसकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो उसको सामने पूछा जाए ना कि भाई आपका ये काम है, आप इसके जिम्मेदार हैं, आप बताएं कि कहाँ पे ये हमारा फॉल्ट है। अब हमारा ये काम ये होता है कि हम हर चीज को कंफ्यूज कर देते हैं। चीजें बिल्कुल सिंपल है, जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव है मेरे ख्याल में, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और नंबर 2 उसका काम है, मैं बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सिक्योरिटी का जो मामला है, जो डिजिटल सिक्योरिटी का जो मामला है, जो बगिंग का मामला है, मिस्टर ABC ये इसके जिम्मेदार है, ये ट्रस्ट दे रहा है। तो सबसे पहले वो मुझे आप बताएं, और वो अपनी वो बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है। या माने कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, या माने हमारे पास इतना अकल ही नहीं है, या हम सिक्योर ही नहीं कर सकते पाकिस्तान की रियासत को। तो कोई वो तो गुफ्तगू में हम चीजें उलझा देते हैं और किसी चीज का सोल्यूशन ही नहीं निकल। बिल्कुल मलिक साहब, अगर कंटेंट्स की बात करें जो इस कॉल में डिस्कस हो रहे थे, तो उसमें यह भी है कि जो PTI के इस्तीफ़े हैं उसको मंजूर करने के लिए लंदन से मुशावरत करनी चाहिए। तो इस पर तनकीद ये हो रही है कि अगर हर डायरेक्शन आपने लंदन से लेनी है तो फिर वज़ीर आज़म और कैबिनेट सारी यहाँ बैठ कर क्या कर रही है? तो ये जायज़ है, तनकीद जस्टिफाइड है? नहीं, मेरा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? आप अपना इस कल्चर के वाकिफ नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मैंने पहले आपको एक तंजन बात की थी कि नून का मतलब नवाज शरीफ है। यहाँ आपको तो सियासी जमात का नाम ही एन है, एन मीन फॉर नवाज शरीफ। तो यहाँ तो कहा जाता है कि जो फेडरल होते हैं, मिफ्ता साहब ने लंदन में जाके बड़ी मोहब्बत से कहा कि जनाब ये आपने मुझे वजीर बनाया था, ये वजारत में आपके नाम वापस कर दो। तो जो इतना डार्क एज का जो पॉलिटिकल कल्चर होता है वो इस तरह ही चलता है। वहाँ शख्सों की वरना वो बादशाह सलामत होते हैं। तो बादशाह से पता है इसमें कोई लीक क्या है, ये तो मेरा लिए हर कॉमन सेंस वाले को पता है कि आप वहां से पूछते हैं। हालांकि आप इस वक्त मैं कहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे मोबाइल से मेरे से बात कर रहे हैं, तो क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से तो मलिक कोई साहब, ये जो इंटरनेशनल वॉर है सारी, जो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वॉर है, जिसमें सीक्रेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है, आपके सारे जो साइबर डिस्कशंस होती हैं, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस रेस में फिर पाकिस्तान कम्पीट कैसे करेगा अगर साइबर सिक्योरिटी का ये हाल है कि वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो डार्क वेब पे सेल के लिए लगाई जा रही हैं? तो हम किस रेस में हैं फिर इंटरनेशनली? नहीं, हम तो रेस में है ही नहीं। हमारा तो आपको किसने गलतफहमी डाल दी। हम तो वो दुनिया की इस रेस में है कि अगर सैलाब आया तो हमारा वजीर आज़म जाके कहता है कि भाजी पैसे दे दो, काम खराब हो गया, बिल्कुल मुल्क तबाह हो गया। हम तो रेस में है नहीं, हमारा तो कंपटीशन ही। अल्लाह का शुक्र है, मेरा हाल है, आप जब से पैदा हुए कभी ओलंपिक्स में कोई पाकिस्तान का आपने तगमा सुना है? कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई इस तरह? तो हम तो दुनिया से बिल्कुल आराम अपना सुख चैन से बैठे हैं। यही हमारी दुनिया है। और हमारी दुनिया में वही लोड शेडिंग है। आज डॉलर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, सागदार आ गया, सागदार चला गया। मुझे कोई ऐसी भी कोई रियासत दिखा देना तो 5 साल पहले एक साहब जहाज में बैठे वजीर आजम के साथ किसी में मुल्क छोड़ आओ, 5 साल के बाद पता लगे वो फेडरल मिनिस्टर हो गए, वजीर आजम के जहाज पे वो वापस आ गए। तो मेरा ख्याल है हमारा ये कोई इतना इंटरनेशनल इशू नहीं है कि हम दुनिया में किस तरह देखते बिल्कुल, हैं। इसको देखना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाए और फुल प्रूफ बनाया जाए जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है उनकी कन्वर्सेशन को। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जो मरियम औरंगज़ेब सवैया पेश आया लंदन में उसको डिस्कस करेंगे। टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो वाक़या पेश आया उससे मुतल्लिक, तो एक अफसोसनाक मंज़र हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, वीडियो सर्कुलेट कर रही थी जहाँ पर एक निजी काम से वो बाहर निकलती हैं और PTI के कुछ सपोर्टर्स वहाँ पहुँचते हैं, नारेबाजी करते हैं, और उनके साथ साथ उनके पास जो है वो नारे लगाने के लिए लाउड स्पीकर्स तक मौजूद होते हैं, और उनको बुरा भला कहा जाता है, जज किया जाता है और फॉलो भी किया जाता है, जिसको हरासमेंट कह सकते हैं। तो इससे एक बात ये सामने आई कि जो सियासी रवैये हैं उसमें से टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है, और एक बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या इसको कहना चाहिए कि एक ख़ातून के साथ इस तरह का रवैया पब्लिकली जो है वो पेश आया। इसी पर बात करने के लिए नायाब गौर जान साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नायाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आपने भी ये मनाजिर देखे होंगे जिस तरह से ह्यूमिलिएटिंग जो है वो सारा प्रोसीजर था, और मरियम साहिबा को फॉलो किया गया, हैरास किया गया, उनके ड्रेस के ऊपर कमेंट किए गए। क्या समझती हैं, वजह क्या है इसकी? क्या ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्होंने इंस्टिगेट किया है ये माजरा सारा, या फिर इनफरादी फेल है ये उन लोगों का जो वहाँ मौजूद थे? जी, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। पॉलिटिकल लीडर
और आई थिंक हम सबको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने वाले, इंतहा पसंदी फैलाने वाले और इस तरह से अपने झूठे प्रोपेगेंडा से लोगों को मिसलीड करके और लोगों में नफरतें फैलाने वाले एक ही ऐसे लीडर हैं और वो इमरान खान हैं। और कल हमने उनकी ये जो 22 साला के पता नहीं 26 साला जो स्ट्रगल है उसका हमने निचोड़ देखा है कल। बेसिकली ये है उनकी स्ट्रगल, ये है वो एथिक्स और मॉरल्स जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को दिए। और मतलब आप गौर से सुनिएगा, देखिए 2-3 वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं। जस्ट लुक एट कि फैक्चुअली कितने एरर्स हैं उनके सपोर्टर्स की अंडरस्टैंडिंग में। क्योंकि जिस तरह एक किसी ने ये इल्जाम लगाया कि ये सैलाब मुतासरीन के पैसे खाकर इन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। फिर इस तरह के जो बेबुनियाद इल्जामात लगाना, ये तो खान साहब की पुरानी आदत है। तो फर्स्ट थिंग इज कि ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। द सेकंड थिंग इज, देखें इसके अंदर जो जेंडर का एक पहलू है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप इमेजिन करें कि एक खातून जब कहीं चल के जा रही होती है और उसके आगे एक जत्था, एक मॉब आकर उसको कन्फ्रंट करता है, उस पे आवाजें कसता है, उसको फॉलो करता है, किस किस्म की। और मुझे पता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो खवातीन है वो इस एहसास को वो विजुअलाइज कर सकती हैं कि हमें कैसा महसूस होता है जब इस तरह होता है। और नायाब साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा का जो आगे से रिस्पांस था उसको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जितनी टॉलरेंस से, खामोशी से और बगैर किसी बात का जवाब दिए वो वहाँ पर रहीं और वहाँ से बाहर निकल गई, मुस्कुराहट से जवाब दे रही थी। यकीनन कमेंडेबल है कि उन्होंने इतनी टॉलरेंस दिखाई उस मौके के ऊपर के चारों तरफ से घेर रखा था उनको, उसके बावजूद जो है वो वहाँ पर साबित कदम रही हैं, वो ये कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और मुजम्मिल, उन्होंने एक दफ़ा पहले भी इसी तरह बहुत टॉलरेंस और पेशेंस का जो है मुजाहरा किया था। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट शी हैज़ बीन हरास्ड बाय पीटीआई सपोर्टर्स। तो और वहाँ पर वो समझाने की भी कोशिश कर रही थी, उन्होंने बहुत पेशेंस जो है वो भी दिखाई। देखिए पार्लियामेंटेरियंस, पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं, ये होता है उनका रवैया। ये अगर रवैया खान साहब का भी रवैया इतना लोगों में, और देखें इससे एक मैसेज पहुंचता है। जो इंसान मरियम औरंगजेब साहिबा को या पीएमएलएन को या जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसको फॉलो करता है, उसको अपने जो नुमाइंदे हैं वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनको नजर आ रहा है कि उनके नुमाइंदे जो हैं वो जलसों में जाकर या स्पीचेस में जाके ओए फलाने और ओए फलाने कर रहे हैं? क्या उनके नुमाइंदे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या बदले लो जाके लोगों से? नहीं, हमारे जो लीडर्स हैं वो हमें ये सिखा रहे हैं कि भाई पेशेंस, तहम्मुल, लोगों से बात करो, इंगेज करो। So I think her response was absolutely commendable। और जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर दोनों जो मेजर पार्टीज हैं उनका बहुत जगहों के ऊपर इसी तरह का रिस्पांस आया है when faced with these types of mobs। और इस चीज का माशरे में इस तरह की पोलराइजेशन फैलाने का 100% जो ब्लेम है वो इमरान खान साहब के ऊपर है। नायाब साहिबा, लेकिन इस तरह का जो पॉलिटिकल पैशन दिखाया जा रहा था, वो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये हेटरेड है, डिसएग्रीमेंट नहीं है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें? क्योंकि अगर रीज़न भी करते हैं इस तरह के अफराद के साथ कि उनको कोई मंतकी बात करके, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे के परसुएट करने की कोशिश करें तो वो भी फेल हो जाती है, तो फिर करें क्या इनका? ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ बैलेंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये नहीं समझते कि सिटीजन्स जो हैं उनका डिसएग्री करने का या प्रोटेस्ट करने का या उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है उसको हम छीने। ऑफ कोर्स जब लाइंस क्रॉस होती हैं, जब कानून तोड़ा जाता है, जब कानून जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, वहाँ पर आई एब्सोल्युटली बिलीव के प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट देखें, हमारे माशरे को इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है। हमारा माशरा इस कदर टूट फूट चुका है और हमारे जो ओवरसीज बहन भाई हैं वो तो मेरा ख्याल है कि उनको जिस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन की गई है पिछले 10-12 सालों में, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब हम इस माशरे को हीलिंग की तरफ लेकर जाएं। नायाब साहिबा, ये जो चोर का नैरेटिव बना रखा है कि किसी आर्ग्यूमेंट को मुकम्मल होने से पहले ही चोर कह के ख़त्म कर देना,
तो इसका सोर्स क्या है? और अगर नवाज़ शरीफ साहब की हम बात करें, जिनके घर के बाहर अक्सर वहाँ पर देखते हैं कि हुल्लड़बाजी होती है, तो वो पंजाब हुकूमत, जो कि तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत थी, उन्हीं की मेडिकल रिपोर्ट पे बाहर गए थे। तो अब किस बात का ग्रीवेंस है इनको? देखिए बिल्कुल मुज़म्मिल, यही नहीं, मैं आपको 20 और एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब इमरान खान साहब ने दावे किए लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप आजकल देख रहे हैं कि किस तरह बहुत सारे जो नैब के केसेस थे जो उन्होंने बनाए थे, उनकी क्या असलियत जो है, उनकी क्या हकीकत हमारे सामने आ रही है। तो इमरान खान साहब ने, लाइक आई सेड, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, और ये चोर डाकू का एक जो उन्होंने नैरेटिव दिया है, ये सच पे मबनी नहीं है। और अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर आप हकायक देखें, अगर आप देखें कि किस तरह से पॉलिटिकल परसिक्यूशन हुई है हमारी सियासी क़यादत की, तो आपके सामने हर चीज़ खुल के आ जाएगी। और जो दावे इमरान खान ने किए, कहाँ है उनके एहतसाब के जो मावने खुसूसी थे, किधर है वो? क्या शहजाद अकबर साहब क्या कारकर्दगी थी? जी बिल्कुल, किधर है वो? हम प्रिडिक्ट करते थे ना कि द मिनट द टेबल्स टर्न, तो वो हमें नहीं नजर आएंगे। और बाकी सारे भी उनके सब मिनिस्टर्स और सब लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम पता नहीं खरबों की कितनी दौलत लूटी हुई बाहर से लेकर आएंगे और ये करेंगे, कहाँ है वो सब कुछ? इनफैक्ट इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो केसेस चल रहे हैं इस वक्त करप्शन के। तो दिस इज हिज रियलिटी। और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया, और अनफॉर्चुनेटली उनका जो प्रोपेगेंडा है उसकी रीच खास तौर पे ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानीज हैं उन तक बहुत ही ज्यादा उसकी। बिल्कुल नायाब साहिबा, लेकिन जब लोकली पाकिस्तान में ऐसे होता है, बहुत से लीडरान यहाँ भी बाहर फैमिली के साथ खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो जाती है और बदतमीज़ी की जाती है, तो जवाब ये मिलता है कि ये लोग अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हैं, डिग्रीज़ उनके पास है, एजुकेटेड भी हैं, तो क्या एजुकेशन भी हेल्प नहीं कर रही इस रवैये को तब्दील करने में? देखिए, तारीख हमें ये बताती है कि जब एक मॉब मेंटालिटी बन जाती है, जब एक पॉपुलिस्ट फैशिस्ट लीडर लोगों को उकसाता है, उनको झूठ पे मबनी अपने प्रोपेगेंडा से मुतासिर करता है, तो फिर एजुकेशन, तबका, स्टेटस, पर्सनालिटी ट्रेट्स, हर चीज़ जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। इमरान खान साहब ने इस वक्त जो मॉब मेंटालिटी क्रिएट कर दी है बेस्ड ऑन हिज पॉपुलिज्म एंड हिज फैशिज्म, उसके अंदर बहुत सारे लॉजिकल लोग, पढ़े लिखे लोग, वो उनका लॉजिक और उनकी पढ़ाई और जो हकाइक भी हैं वो भी उस प्रोपेगेंडा का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही तो मसला है, इसीलिए तो डिस्करेज किया जाता है इस तरह के एब्सोल्यूटिस्ट पॉपुलिस्ट लीडर्स को। तो अनफॉर्चुनेटली जो लोग बाकियों को जाहिल और अनपढ़ और पता नहीं क्या क्या गुल्लू बट और क्या क्या कहा करते थे, कल आप देख लें कि सबसे बड़े जो बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट रवैया है और इसको ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नायाब गौहर जान साहिबा हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।